राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर वॉइस कास्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भीमानी। हरीश भीमानी के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा, बहुत सिंपल तर्क बताया गया कि बेटे रेडियो सुनने की चीज़ होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, और अगर बहुत फालतू टाइम है तो सिनेमा के गाने भी सुन लो और फिर बंद कर दो, सहेज के रख दो। रेडियो में जाने की बात मत सोचो। बहुत बहुत स्वागत है हरीश भीमानी जी। नमस्कार। बातचीत के पिछले हिस्से में हम करीब करीब उस सफ़र पर एक नज़र डाल चुके हैं जिसमें रेडियो को लेकर एक फैसिनेशन और फिर रेडियो या अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी जीविका चलाने तक कहानी पहुंच चुकी थी। एक केमिकल इंजीनियर, एक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ युवक अब धीरे धीरे अपने इस एक्सपर्टीज़ को छोड़कर वॉइस के ज़रिए अपनी लाइवलीहुड तलाश रहा था। फिर क्या हुआ? मेरी स्ट्रगल, बम्बई में इसे स्ट्रगल कहते हैं, यानी कि द टाइम बिफोर यू मेक इट, बड़ी मुख्तसर संक्षेप रही, 3-3.25 महीना, लेकिन बड़ी दिलचस्प। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा वगैरह, वो शायद समय आ चुका था और ये बात समय कह रहा है। अभी वो तो बाद में पता चला खैर कि समय आ चुका था, शायद इसलिए बहुत कम समय में मुझे ये रास्ता तय करना तय था, क्या पता। हुआ यूं कि मुझे मेरे ख्याल से मुझे ऑडिशन का बड़ा शौक रहा है, तो मैंने आते जाते टेलीविज़न सेंटर पे ऑडिशन दे दिया। हमारे घर में भी टीवी नहीं था अभी, तो 1600 लोग थे, याद है मुझे, और 2 ऑडिशन हो रहे थे, एक एंकर के लिए, मतलब टीवी एंकर के लिए, और एक न्यूज़ एंकर के लिए, ऑल्सो टीवी, बट एक प्रोग्राम एंकर और एक न्यूज़ एंकर। तो मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास चॉइस नहीं था कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें, एक भी मिल जाए तो चल जाए। तो मैं वहाँ गया और दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑडिशन ऑफ माई लाइफ। बड़ी देर के बाद नंबर आया मेरा, हाँ जी पढ़िए। तो सामने कुछ समाचार पढ़े थे, एक पुलिंदा था, उसमें से मैंने एक उठाया, मैंने पढ़ना शुरू किया, ऐसे ऐसे देखते हुए। अब आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं कि मैं, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप कहते कहते पढ़ें या पढ़ते पढ़ते कहें। तो तब वो ज़रूरत थी क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर्स थे नहीं। तो ऊपर से फरमान आया कि कागज़ रख दो, ऐसे ही कैमरा में बात करो। तो कहा अपने बारे में बताओ। तो मैंने कहा नमस्कार, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी, और सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में है। और मैंने कहना शुरू किया कि मैंने ये किया, काफ़ी चलता गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्या रुकिए, रुका, फिर मैं जाऊँ, नहीं नहीं रुको, कब फिर एक बार न्यूज़, ठीक है, नमस्कार, प्रस्तुत हैं बासी न्यूज़। सर मैंने कुछ मजाक किया, बासी समाचार, कितनी बार तो पढ़ चुका था मैं। तो फ्लोर में ये सीधा पढ़, जी नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, ये लिए, क्योंकि सिर्फ एक लाइन पढ़ के मैं हटा रहा था, एंड मेड इट इनटू हेडलाइंस। तो कहा ये तो है कोई चीज़। तो कहा अच्छा जाओ अभी। मैंने कहा कब जाओ, जाओ। चला गया मैं। अब कुछ ही दिनों के बाद लेटर आया। मैंने कहा अब तो मत छोड़ो। तुरंत मैं गया वहाँ, तो मैंने कहा ये है लेटर, डॉक्टर गुंठे थे। हाँ, तुम्हारी वजह से तो बहुत यहाँ गड़बड़ हुई। मैंने कहा क्या हुआ?
कह रहे वो ज्योतिर्धर देसाई चाहते हैं कि तुम प्रोग्राम करो, मैं चाहता हूँ न्यूज़ करो, तुम क्या करोगे? मैंने कहा दोनों करूँगा। तो दोनों नहीं चलेगा, एक न्यूज़ करूँगा। ओके न्यूज़ करो, फाइन। तो वेरी गुड, जैसे जीत लिया हूँ। तो कहा देखो एक चीज़ है, पहले से बोल देता हूँ, बाद में मुझे नहीं चाहिए कुछ, सैटरडे संडे आना होगा। मैंने कहा कुंटे साहब आप कहेंगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत थी। हाँ हाँ ठीक है, सैटरडे संडे आओगे ना, फिर नहीं बोलोगे ना फैमिली फैमिली। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलूँगा। कितने बजे आना होगा? तो 9 बजे, 9 में 10 को न्यूज़ होती है, 7 बजे आओ। हाँ, मैं 6 बजे आऊँगा। अच्छा देखते। अच्छा तब अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन में तब रविवार को रात को शाम को 6 बजे फीचर फिल्म आती थी, और इस देश में पहली बार फीचर फिल्म फ्री में दिखाई जा रही थी। तो इट वॉज द हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम एवरी वीक। दुनिया इधर की इधर उधर हो जाए, लेकिन लोग फीचर फिल्म देखते थे। उसके बीच में इस नाचीज के न्यूज़ आते थे। तो 1 महीने के अंदर तो ये आलम था कि मैं इस शहर में रास्ता क्रॉस न कर पाऊँ। सब पहचानने लगे एकदम से। और तभी तभी मेरी ये स्ट्रगल भी चल रही थी। रेडियो में थोड़ा थोड़ा मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था वॉइस रिकॉर्डिंग्स में। तो किसी क्लाइंट ने देखा होगा, मुझे याद है, एशियन पेंट्स, उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ नहीं मिल सकती, ये बहुत नेचुरल बोलता है, भाषा बहुत कड़ी बोलता है, अब न्यूज़ है वो तो ऐसी ही होगी। तो एक अजित शेठ नाम के थे, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पता करता हूँ। ही वॉज एजेंसी ओनर, एडवर्टाइजिंग, बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बड़े ओनर, और बड़े आर्टिस्टिक आदमी, बड़े कल्चरली इंक्लाइंड। तो वो तब सबसे बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे रेडियो का, उसका नाम था गीत गुंजार, कोहिनूर गीत गुंजार, आधे घंटे का संडे आफ्टरनून, विच इज़ द प्राइम टाइम फॉर रेडियो। और वो विनोद शर्मा कर रहे थे तब, और उनके बीच में पता नहीं कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कुछ नोटिस दे दिया था, हम नहीं करेंगे, हम बैन लगा देंगे, कोई नहीं आएगा आपके लिए, ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा मैं सुन रहा था। एशियन पेंट्स भी उनके थे क्लाइंट, तो उन्होंने बुलाया मुझे, और उनके मन में ये था कि मैं कोहिनूर गीत गुंजार इसे दूंगा, देखें तो सही लड़का है कैसा। तो मेरी ऑडिशन ली अपने ऑफिस में ही, और सच मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन दी थी, वो मुझे आज भी याद है। और मैंने कहा कि अरे रे रे रे, मैंने थोड़ी तैयारी की होती, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू कॉपी समवन, या ट्राइंग टू साउंड ग्रैंड और समथिंग, बिकॉज आई वाज डेस्परेट टू गेट दिस। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि स्टूडियो में आ जाओ, वेस्टर्न आउटडोर नाम का तब का सबसे बड़ा स्टूडियो था, वहाँ मैं काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करने लगा था। वहाँ गया तो एशियन पेंट्स का आइकॉन था वो गट्टू, लड़का, शरारती लड़का जो दीवार पे लगा देता है, ऐसा उनका लोगो जैसा था। तो उन्होंने गट्टू को वाचा दे दी, छोटा बच्चा मेरे साथ, वो फिल्मी गानों के बारे में अंकल से पूछता है, और अंकल उसे बताते हैं और गाने बजाते हैं, ऐसा 15 मिनट का प्रोग्राम। तो वो शुरू हो गया संडे आफ्टरनून, वो भी कोहिनूर गीत गुंजार से पहले। फिर ऐसे 3-4 बारी हुआ होगा, मतलब रिकॉर्डिंग्स। फिर एक बार उन्होंने कहा कि तुम जाना मत, अभी ज़रा रुकना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा चूँकि इतने पैसों की बात हुई है तो मैं कहूँ कि मैं सोचने लगा, मैंने पैसों की बात तो की नहीं थी। न्यूज़ में तब 100 रुपये मिलते थे, एग्जैक्टली 100 रुपये, एक न्यूज़ कास्ट, एक 100 रुपये। तो अब कौन झगड़ेगा सरकार के साथ, ये दे रहे हैं वो क्या कम है, और इसको छोड़ के मैं जाऊँगा कहाँ, एक ही तो चैनल था ले दे के। तो मैंने कहा कि नॉर्मली 50 से 40-50 रुपए होते हैं एक बार ड्रामा के, ये एक बार आके चला जाता है ना, वीकली प्रोग्राम बदलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके 35 रुपए दें तो भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तो चेक आया 250 रुपया पर प्रोग्राम।
मैंने कहा दिस इज रिचेस मैन, ये तो कुछ कमा लिया है। तो मैंने और मेहनत शुरू की वहाँ न्यूज़ में तो थी, क्योंकि न्यूज़ की भाषा एकदम समाचार की भाषा थी, न भारत टाइम्स की भाषा थी। वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी फ्लो लाने के लिए। फिर इसी तरह उन्होंने मुझे कोहिनूर गीत गुंजार दे दिया। सो सडनली आई वॉज एट द टॉप, टेलीविजन में, रेडियो में, और वो सब साथ में मुझे संडे ब्रॉडकास्टर कहते थे। किसी मैगजीन, बॉम्बे मैगजीन हुआ करता था, जो इंडिया टुडे है, उनका बॉम्बे नाम का मैगजीन था। उन्होंने कहा था द संडे ब्रॉडकास्टर, क्योंकि सुबह एक बाल गोविंद श्रीवास्तव जी का एक प्रोग्राम आता था, वो मैं करता। उसके कोई आधे घंटे के बाद ये एशियन पेंट्स आता, उसके बाद आधे घंटे का ये कोहिनूर गीत गुंजा रहा था। सारी दोपहर आई वुड मोनोपोलाइज, और शाम को आप फीचर फिल्म देख रहे हैं, तब जनाब आते हैं फिर से। तो आई वाज अ संडे ब्रॉडकास्ट, एकदम आई, जिसे कहते हैं, आई गॉट इट मेड। तो ये अभी बात जहन में आ जा रही है, उतने में बुलावा आया लता मंगेशकर के यहाँ से। शशांक लालचंद, उनके रिकॉर्डिस्ट, ने कहा कि तुमसे बात करनी है। उनके स्टूडियो में मैं करता था रिकॉर्डिंग्स, और वो ज़रा ऐसे ही बोलते थे। वालचंद हीराचंद फैमिली के थे। तो मैंने कहा चलिए मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ एयरपोर्ट पे मिले। सीधी बात पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब देना। मैंने कहा मैं नहीं, तुम लोग वो बोलने वाले ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बहुत बोलते हो। सीधा सवाल, लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कंपेयर करना है, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा पूछिए ये कि कितना दूंगा। सच में ये जवाब दिया था। कब बोला ना तेरे को सीधा जवाब दे। तो मैंने कहा अब जवाब देना ही है तो ठीक ही, तो 1000 रुपए हमें कहाँ जेब से निकाल के देने। 1000 रुपया, it's a lot of money. I used to be paid 150, 250 for a program. ये तो बहुत हो गया। और वो भी लता मंगेशकर बैनर, जिसके लिए लोग जिंदगी भर तरसते रहते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है शशांक भाई, ये तो आपने कहा इसलिए मैंने कहा जो आप तय करें। नहीं ठीक है, कहता हूँ मैं 1000। मैंने कहा रे आया हुआ था काम चला गया, हाय रे किस्मत, क्या जबान पाई है। दूसरे तीसरे दिन पता चला दीदी से मिलना है। किससे? दीदी से मिलना, लता जी से। हाँ, वाह। यहां मुझे डॉली ठाकुर का फोन आया। डॉली ठाकुर herself आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, क्या क्या नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह। वो कास्टिंग कर रही थी गांधी की। गांधी फिल्म बन चुकी थी, हिंदी बन रही थी, तो हिंदी मतलब डब हो रही थी। तो स्वयं सर रिचर्ड यहाँ आए थे एडनबरा। तो शुरुआत गांधी, अगर आपको याद है, तो होती है कमेंट्री से, उनकी शव यात्रा पर। तो हरीश विल यू कम? मैंने कहा जरूर, क्या नहीं। लुक द थिंग इज, मैंने कहा मैं आता हूँ ना, समझा दीजिए, करना तो है ही। यू नो माई एटीट्यूड वॉज द आंसर इज यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जवाब है मेरा हाँ, आपका सवाल है कहाँ? तो मैं पहुंचा BR स्टूडियो में, मुझे याद है सर रिचर्ड हिमसेल्फ, पंडित विनोद शर्मा थे। तो मैंने कहा यार इन सब के सामने मैं करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। एनीवे, हिंदी गांधी की शुरुआत मेरी आवाज से होती है। तो और उस दिन शाम को मुझे मिलना है लता जी से, 3 बजे यहां बुलाया है। लता जी यानी पेडर रोड, लगभग 20 किलोमीटर दूर, शाम का ट्रैफिक। अब मैं सर रिचर्ड से कह नहीं सकता कि जरा जल्दी कीजिए भैया, हमको आप जैसी बड़ी हस्ती से मिलना। आई एम बिजी टुडे ना। तो उसने कहा कि हरीश, वी हैव ओनली 3500 फॉर दिस।
तो मैंने कहा मैंने ठीक से नहीं सुना होगा, रिसीट आएगी तो देख लेंगे। वेल दैट्स ऑलराइट। मैंने भी ये नहीं कहा कि अरे भाई इतने ज़्यादा नहीं होते, संभल जाओ। मैंने कहा सच में है यार। तो मैंने साइन किया और से मिला। अब बजे थे कोई 5:30 पौने 6 हो गए थे। 7 बजे वहाँ पहुँचना, और सुन के रखा था कि लता जी टाइम की बड़ी पाबंद है। तो किसी तरह एक्सेलरेटर की एड़ मारते हुए मेरी ज़्यादा रुकती कम चलती फियाट गाड़ी में मैं किसी तरह निगोशिएट कर रहा था ट्रैफिक को। वहाँ पहुँचा 10 मिनट पहले। मैंने कहा ये 10 मिनट मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। तो फिर मैं स्टूडियो से बाहर आया, उन्हीं का स्टूडियो था, शशांक लालचंद का। मैंने कहा देखें तो सही कि जो कहा जाता है वो कितना सच है। तो यूँ मतलब ये इत्तेफाक रहा होगा कि यूँ 7 बजे और लता जी की फियाट दालान में आई। लता जी उतरी, मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ, कोई किसी हस्ती से मिल रहे हैं, कोई अच्छा सा वाक्य कहें। तो मैं अभी सोच ही रहा था, उतने में लता जी ने कहा ओ आप आ गए हैं, आप तो न्यूज़ वाले हैं ना। न्यूज़ वाले यानी टाइम पे ही होंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया, आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं। मैंने कहा कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल गया, बेतकल्लुफ़ तो नहीं हो गया। बट वो तो खिलखिला के हंसती यार, सब ठीक ठाक हो गया। फिर मैंने उन्हें कुछ 3 चीज़ें कही कि मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा कि लतीफ़े नहीं बताने चाहिए। ऐसा मेरा ये ख्याल था कि लता मंगेशकर का शो हो तो उसमें उस कॉन्सर्ट में लतीफ़े नहीं बताने चाहिए, फॉर सेवरल रीजंस। उसमें शेर व शायरी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो गाना गाने जा रही हैं उसकी म्यूज़िक डायरेक्टर, गीतकार और फिल्म का नाम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ वातावरण बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता अभी। ओह खैर, आपने कहा प्रयत्न करेंगे, कीजिए। एक बात और, अच्छा हुआ आपने ये बातें कही, क्योंकि ये तीनों बातें मैं शर्तों के तौर पे कहने वाली थी। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था मैं शर्त तो क्या रखूँगा, लेकिन ये मेरे विचार हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ आपने कह दिया, क्योंकि ये तीनों बातें मैं शर्तों के तौर पे कहने वाली थी। मैंने कहा चलो, वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। तो ऐसे वहाँ भी शुरुआत हो गई। तो इन 3 महीनों में इतना कुछ घट गया कि जैसे कहें तो शीशे में देख के मैं अपने आप को न पहचान पाऊँ, इतना सब कुछ बदल गया। मुझे ब्रेक्स हमेशा बहुत बड़े मिले, इतने बड़े कि डरावने, कि डर लगे कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। जाहिर है आप एकदम से छोटे मोटे कहीं प्रोग्राम्स कर रहे हैं और लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट करना है, और उसके बाद जल्द ही USA, कनाडा, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका का दौरा करना है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक इस बातचीत के इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते अब आपको अपने उस प्रोफेशन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी, और अब आप पूरी तरह अपनी टेलीविज़न, रेडियो या इन दोनों से अलग वॉइस रिकॉर्डिंग्स और स्टेज एंकरिंग पर सरवाइव करने लग गए थे। क्या मैं ठीक समझा? ठीक से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सरवाइव से कहीं बेहतर था। हाँ। जी हाँ, नहीं पूरी तरह से नहीं, वो तो पीछे छूट गया था। मतलब वो इतिहास बन गया था, जहाँ तक मेरा सवाल है। तीसरी एक विधा शुरू हुई। मैं ये रिकॉर्डिंग्स तो बहुत करता ही था। कई बार ज़रूरत पड़ती थी रिकॉर्डिंग के समय कि भाई इसको सुधारना है। अब ईमान से कहता हूँ, सिर्फ समय बचाने के लिए, नहीं तो वो राइटर को बुलाएंगे, वो आएगा, पता नहीं 1.5-2 घंटे लगेंगे, मैं कुछ कंप्लेन करूँ तो बुरा लगेगा। वो कहते हैं, मैंने कहा देखिए राइटर से कहिएगा बुरा न माने। नहीं हम कहते हैं ना, वी आर द क्लाइंट,
आई एम द एजेंसी, हम कह रहे हैं करो, तो उसको मैं तुरंत 2-3 लिख के दे देता, मतलब ऑप्शंस कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और इतने समय में, और समय बहुत जल्दी पकड़ लेते थे हम, क्योंकि 15 और 30 सेकंड के स्पॉट्स करते थे रेडियो। तो पूरा बोलने के बाद में कहता 29.5 सेकंड, कहाँ 29.6 करेक्ट। तो आसानी से कह सकते थे। टेलीविज़न पे भी यही होता था, जितनी फिल्में आती थी ना बाहर के, जिसको जो कैमरामैन न्यूज़ गैदर करके लाते थे, वो भी हमको लिखनी पड़ती थी, तो वो भी मैं बहुत जल्दी लिख देता था। तो लिखता मैं काफ़ी फास्ट था, तो मुझे क्या पता कौन कौन क्या देख रहा है और नोट कर रहा है। तो ऐसे एक थे श्रीधर क्षीरसागर करके, तो उनके लिए मैं काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करता था। तो वो कहता था ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये क्या है, जब तू कर, मैं बोलता हूँ ना कर, तो मैं अलग करके दे देता। उसने मुझे सडनली एक बार फ़ोन किया, हरीश आ जाओ ज़रा। कहाँ? एकदम चर्च गेट, बहुत दूर। मुझे कहा कि ये पढ़ो, कुछ अंग्रेज़ी में 1.5 पन्ना था, कोई कहानी थी। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा है, अच्छा है, गुड, ठीक है, हम टेलीविज़न सीरियल बना रहे हैं। ही वॉज अ एड फिल्म मेकर, ये बात है 84 की, लगभग 84-85। टेलीविज़न सीरियल बना रहे हैं, तुम डायलॉग लिखोगे, डायलॉग मैं लिखूंगा, ये लो स्क्रीन प्ले, जाओ। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक आधा लिख लेता हूँ, आधा एपिसोड या 2 सीन 3 सीन। तो पहले हाँ, मुझे वो कहानी बताने लगा। वो जो था वो तो जिसे 1 लाइनर कहते हैं वो था, तो कहानी बताने लगा और मुझे कहा कि ये तुम्हें लिखना है। तो मैंने कहा बस आगे मत बताओ। कहा क्यों? उसको बुरा लगा ज़रा। मैंने कहा मुझे अगर डायलॉग लिखने हैं तो मुझे आगे की कहानी पता नहीं होनी चाहिए। कहा क्यों? दुनिया ऐसे लिखती है। मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे भी उतना पता होना चाहिए जितना दर्शकों को होगा उस पॉइंट पर। और मैं आज भी वो मानता हूँ कि अगर आपके पास रेडी स्क्रीन प्ले है, मुझे सिर्फ डायलॉग लिखने हैं, तो मुझे आगे क्या होने वाला है पता नहीं होना चाहिए, वरना मेरी लिखने की एटीट्यूड बदल जाएगी, एंगल बदल जाएगा, मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो कहा यू हैव अ पॉइंट देयर, यू हैव अ पॉइंट देयर, ओके टेक दिस। मैंने कहा यू श्योर श्रीधर, मैं कर पाऊंगा ये, तू कर। अब ये भी किस तरह से घटा था वो बाद में उसने मुझे बहुत बाद में बताया। तो ख़ानदान सीरियल का नाम ख़ानदान, द फर्स्ट व्हाट कॉर्पोरेट वॉर सीरियल इन इंडिया का, उसके मकाल में उसके संवाद मैंने लिखे थे और काफ़ी सराहे गए। उसके बाद एक्चुअली उसके बाद मैंने काफ़ी गलतियाँ की, मतलब करियर वाइज मैंने, ऐसा मेरा ख्याल है, बहुत गलतियाँ की और बहुत लोगों को ना कहा। मतलब कितने कहूँ, जलाल आगा से लेकर एकता कपूर तक, कम से कम 11, 12, 13 लोगों को ना कहा नहीं लिखूँगा। शायद ये भी था कि वॉइस से फोकस हट ना जाए। फिर मैंने सुबह नाम का सीरियल लिखा, ड्रग्स पे था, इनकार, सुकन्या, ग्रहण, छोटी बड़ी बातें, ऐसे कुछ लिखे। और तब मुझे बहुत कोफ्त होती थी, बुरा लगता था कि इतनी मेहनत आप लिखना, यानी आप अपने आप को उसमें उड़ेल देते हैं, उस स्क्रिप्ट में जो भी सामने काम है उसमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को आप कागज़ पे उतार रहे हैं कलम के माध्यम से, और नाम ठीक से नहीं दिया जाता, यानी क्रेडिट नहीं मिलती ठीक से, दाम तो भूल ही जाइए। तो ऐसा काम क्यों किया जाए? मैं ही अपने आप को एक पंच लाइन दे रहा था कि जहां ना दाम है ना नाम है, वो काम क्यों करें। तो फिर मैंने करना बंद कर दिया। हरीश जी, बातों का ये सिलसिला इतना दिलचस्प है कि दिल ही नहीं करता कि बातें ख़त्म की जाएं, लेकिन वक्त की एक पाबंदी है। तो बातचीत के इस हिस्से में फिर एक बार हम दर्शकों से
इजाज़त लेंगे, लेकिन बातचीत अभी जारी है। ख़ास तौर पर दो चीज़ों के बारे में हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। एक तो समय की आवाज़ आप कैसे बने उसकी कहानी, और दूसरा जिसे कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड, अगर आप शेयर करना चाहें, जिसे कहते हैं आपके बहुत सारे लोग वो गुर, वो अपने अपने बिज़नेस की बारीकियां बहुत नहीं बताना चाहते, और लेकिन अगर आप बताना चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि अगले हिस्से में हम इस पर बात करें। हरीश भिमानी के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। आपको याद दिला दें, हमारे साथ हैं मशहूर वॉइस कास्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भिमानी। इसी बात ने, जो आपने कहा समय की आवाज़, उसी ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया था जी। कि पहले तो ये कि समय है क्या, और दूसरा ये कि अगर समय, हाँ समय है, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आई, और अगर आवाज़ है तो कैसी है, और अगर आवाज़ भी है तो वो कैसे बोलता है। तो ये इन सारे सवालों के साथ हमें मुक्कालात काफ़ी करनी पड़ी।